नमस्कार बच्चों। आज हम आपको विद्युत आवेश के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है। अब विद्युत आवेश की अगर डेफिनेशन कहें तो एकदम से सिंपल होती है कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का गुण होता है जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये तो उसकी डेफिनेशन हो गई। लेकिन अगर हम आप लोगों से ये कहें कि आप लोगों ने आवेश कभी देखा है, तो एकदम सोच में पड़ जाएंगे कि आवेश नहीं, हमने नहीं देखा है। क्या होता है आवेश, ये सब हम नहीं जानते, ना हमने कभी आवेश देखा है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोगों ने सभी ने आवेश को देखा है, वो भी बहुत छोटे में ही आप लोगों ने आवेश को देखा है। स्कूल में कई कई बार खेल किया है। क्या करते हैं ना, कागज के टुकड़े कर लिए, कागज के टुकड़ों को क्या किया, पटरी ली, पटरी को बालों में रगड़ा, पटरी को बालों में रगड़ कर कागज के टुकड़ों को ओर ले गए, कागज के टुकड़े पटरी ने अपनी ओर खींच लिए। या कंघी ली, कंघी को बालों में रगड़ा, कंघी को क्या किया, कागज के टुकड़ों की ओर ले गए, कागज के टुकड़े क्या किए, उसने कंघी ने अपनी ओर आकर्षित कर लिए। आवेश ही है। आवेश मतलब होता है, मतलब हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करना, मतलब पदार्थ का एक ऐसा गुण जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। या फिर जैसे देखा होगा कभी कभार क्या होता है कि कुछ रेशमी कपड़े होते हैं, और रेशमी कपड़े क्या होता है कि आपस में कभी कभी चिपकते हो, वह किर्र की आवाज करते हैं, या प्रेस को ज्यादा देर तक कपड़ों पर रगड़ते हैं तो चिंगारी सी, मतलब किर्र की आवाज सी आती है, बिजली कड़कती है। या एक और खेल किया होगा, फाइबर की कुर्सी पे किसी बच्चे को बैठा दो, उसके पैर जमीन में टच ना कर रहे हो। फाइबर की कुर्सी पर जब हम किसी बच्चे को जमीन पे, मतलब फाइबर की कुर्सी पर बैठाते हैं किसी बच्चे को, और पीछे से तौलिए को कुर्सी पर घालें, कुछ समय तक उस पर तौलिए को कुर्सी पर पीटते रहें। उसके बाद जो बच्चा बैठा था कुर्सी पर, उसकी उंगली को अगर छूने के लिए कहें किसी बच्चे से, तो उसे थोड़ी सा झटका सा लगेगा। तो ये आवेश ही है। आवेश सभी ने देखा है। अब सब लोग बता सकते हैं, अब तो नहीं कहेंगे कि आवेश नहीं देखा है, अब तो सभी ने देखा है ना आवेश। तो ये सारी चीजें क्या है, आवेश हैं। आवेश मतलब वस्तु, मतलब पदार्थ का ऐसा गुण जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। दो प्रकार के होते हैं आवेश, धनावेश और ऋणावेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। अब देखो, अगर हम कहें कि बताइए क्या इस पेन में आवेश है, तो आप लोग फिर सोच में पड़ जाओगे। अभी तक इस सोच में थे कि आवेश हमने नहीं देखा है, वो तो हो गया क्लियर कि आवेश हमने देखा है। अब इस सोच में पड़ गए हो कि इस पेन में आवेश है या नहीं है। तो देखो होता क्या है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है, प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है। अभी इसका तो आंसर मिला नहीं है कि इस पेन में आवेश है या नहीं है, लेकिन इससे पहले हम कुछ चीजें बताएंगे, फिर इसके बाद उसका आंसर देंगे कि इसमें आवेश है या नहीं है। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है, मतलब प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी वस्तुएं परमाणुओं से मिलकर बनी है। और परमाणु की संरचना आपने सबने देखी है कि, मतलब देखी तो नहीं है लेकिन सुनी है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। यानी परमाणु में एक बीच में भारी भाग होता है जो कहलाता है नाभिक। उस नाभिक में होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उसके चारों ओर विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। यही तो परमाणु संरचना होती है। तो हमें पता है कि प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं, मतलब जितनी भी वस्तुएं हैं, सारी वस्तुएं परमाणु से मिलकर बनी है। जब सारी वस्तुएं परमाणु से मिलकर बनी है तो उन वस्तुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, क्योंकि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। तो जब उन वस्तुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर आवेश होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जिसे हम -e से ले सकते हैं, क्योंकि e जो होता है वो सबसे छोटा आवेश होता है, इससे छोटा कोई आवेश नहीं होता है। और स्मॉल e का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इतने को हम e लिख देंगे और आगे माइनस लगा तो माइनस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो जाएगा -e, या फिर इस ना बोल सकते हैं। और एक प्रोटॉन पर आवेश होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या फिर उसे हम ले सकते हैं +e से। और न्यूट्रॉन पर आवेश 0 होता है, नहीं वह उदासीन होता है। तो अब हमें पता है कि प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं सारी वस्तुएं परमाणु से मिलकर बनी है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। तो जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और उन पर आवेश होता है तो फिर पदार्थ पर भी क्या होगा, आवेश होगा। ठीक है। अब सोच रहे हो जब इस पे आवेश है तो फिर हमें करंट क्यों नहीं लगता है, आवेश से ही तो करंट लगता है। तो अब ऐसा इसलिए है कि वो करंट वाली कंडीशन में जो धारा वाली है वो भी हम आगे आपको बताएंगे, उसका बहुत बड़ा टॉपिक है, उसे भी हम अच्छा डीपली समझाएंगे। अभी तो बस केवल हम आवेश के बारे में चर्चा करेंगे। तो होता क्या है कि अब इसका आंसर हम यहाँ पे जान लेंगे कि इसमें आवेश है या नहीं है। तो अब सर इस पर आवेश तो है,
क्योंकि ये वस्तु जो है वो परमाणु से मिलकर बनी है और परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो जब उन पर आवेश है तो इस पदार्थ पर भी, इस पेन पर भी आवेश होगा। लेकिन क्या होता है कि जो भी परमाणु होते हैं उन परमाणुओं पर जितना प्लस में आवेश होता है उतना ही माइनस में आवेश होता है। तो जितना प्लस में होगा उतना माइनस में होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जिससे उस पर आवेश हो जाएगा 0, अर्थात वह हो जाएगा उदासीन। आवेश तो होगा, ये नहीं कहेंगे कि इस पे आवेश नहीं है, आवेश तो है, लेकिन इस पर जितना प्लस में आवेश है उतना ही माइनस में आवेश है। इस प्रकार पूरा कुल मिलाकर आवेश 0 हो जाएगा, अर्थात वस्तु उदासीन हो जाएगी। इसे हम समझ लेते हैं कैसे हो जाएगा। जैसे यहाँ हमने एक परमाणु लिया नाइट्रोजन का, जिसके लिए इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है और इसका परमाणु भार 14। इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो निकालना आता होगा। जितना मतलब परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी ही होती है, उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दिया जाता है। तो यहाँ हम नाइट्रोजन का अगर परमाणु ले लें तो नाइट्रोजन 7 है, इसलिए इलेक्ट्रॉन 7 होंगे, प्रोटॉन 7 होंगे, लेकिन उन्हें परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा देंगे। जब हम 14 में से 7 घटाएंगे तो न्यूट्रॉन निकल के आ जाएंगे 7। तो इसमें हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पता चल गया कि नाइट्रोजन के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे। अब हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस ई होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस ई होता है तो यहाँ पर तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉनों पर आवेश हो जाएगा -7e। एक प्रोटॉन पर आवेश प्लस ई होता है, लेकिन नाइट्रोजन के परमाणु में 7 प्रोटॉन है, इसलिए 7 प्रोटॉन पर आवेश होगा +7e। और न्यूट्रॉन पर आवेश 0 होता है, इसलिए न्यूट्रॉन जितने भी होंगे कुल मिला के आवेश 0 हो जाएगा न्यूट्रॉन का। अब देखते हैं, हमने नाइट्रोजन के परमाणु में हमने आवेश निकाल लिया तीनों पे अलग अलग। तो नाइट्रोजन के परमाणु में अगर देखें तो जितना ऋण में आवेश है उतना ही धन में आवेश है। जब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कुल आवेश कितना आ जाएगा 0। तो हम देखते हैं, और अगर केवल इसी परमाणु के लिए नहीं है, और भी कोई परमाणु देखें, जैसे हमने सोडियम का ले लिया, 11 Na23 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक 11 है, इसलिए इलेक्ट्रॉन 11 होंगे, प्रोटॉन भी 11 होंगे। जब न्यूट्रॉन निकालेंगे तो परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटाएंगे, तो जब हम 23 में से 11 घटाएंगे तो न्यूट्रॉन निकल के आ जाएंगे 12। तो यहाँ पर हम देखें, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश -e होता है तो 11 इलेक्ट्रॉनों पर -11e। एक प्रोटॉन पर आवेश +e होता है तो 11 प्रोटॉनों पर +11e होगा, और न्यूट्रॉन पर आवेश 0 होता है, इसलिए 12 न्यूट्रॉनों पर भी 0 होगा। तो इसमें भी हम देख रहे हैं जितना प्लस में आवेश है उतना ही माइनस में आवेश है, इसलिए इस पर भी आवेश कितना हो जाएगा 0। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि मतलब कोई भी परमाणु ले लो, वो परमाणु सामान्य अवस्था में कैसा होता है, उदासीन होता है। एक आपका यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि क्वेश्चन अगर पूछा जाए परमाणु कैसा होता है तो हम बता सकते हैं सामान्य अवस्था में परमाणु उदासीन होता है, अर्थात उस पर जितना प्लस में आवेश होता है उतना ही माइनस में आवेश होता है। इसलिए प्रकृति में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं वो भी कैसे होते हैं, उदासीन, यानी उस पर जितना प्लस में आवेश होता है उतना ही माइनस में आवेश होता है, इसलिए कुल मिला के उस पर आवेश 0 हो जाता है। अब होता क्या है कि अगर कोई वस्तु पर आवेश उत्पन्न करना है तो कैसे करेंगे। तो कोई भी वस्तु पर अगर आवेश उत्पन्न करना है तो उसके लिए क्या किया जाता है, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है। आपने पढ़ा है धातु अधातु, धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता रखती हैं, जबकि अधातु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता रखती हैं। यहाँ हम उस आधार पर नहीं ले रहे हैं, केवल आपको समझा रहे हैं, यहाँ पर धातु अधातु से नहीं लिया है। तो जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से क्या होता है कि किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने यही दो परमाणु ले लिए, अब इसमें क्या किससे निकल रहा है किससे नहीं निकल रहा है वो तो केमिस्ट्री की है कंडीशन, हम तो यहाँ पर कैसे आवेश उत्पन्न होता है वो सारा बस बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमने दो परमाणु लिए, इन दोनों को हमने आपस में रगड़ रहे हैं। जब इन दोनों को आपस में हम रगड़ेंगे तो किसी एक से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पर पहुंच जाएंगे। हम मानकर चलते हैं कि नाइट्रोजन के परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और सोडियम के परमाणु पर पहुंच रहे हैं। तो नाइट्रोजन के परमाणु से अभी एक इलेक्ट्रॉन निकला, जब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस पर 7 इलेक्ट्रॉन थे, बचेंगे 6। एक इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा, एक नाइट्रोजन के परमाणु सोडियम के परमाणु पर पहुंच जाएगा, तो इस पे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 12। इस पर 6 हो जाएंगे तो आवेश हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पर -6, जबकि इस पे 12 हो जाएंगे तो इस पर आवेश हो जाएगा -12। अब कुल आवेश अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन पर अभी 7e था, लेकिन अब 7 से बदलकर हो जाता है -6, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर तो उतना का उतना ही रहेगा। तो अब इसे और इसे ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश और न्यूट्रॉन का आवेश। जब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ आवेश आ जाएगा +e। इसी तरह से इसमें देखें, इलेक्ट्रॉन 11 थे, 11 से बदलकर 12 हो गए, तो अब 12 इलेक्ट्रॉनों पर आवेश -12e होगा। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश -12e, प्रोटॉन का आवेश +11e है और न्यूट्रॉन का आवेश तो 0 है।
तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश और न्यूट्रॉन का आवेश तीनों को जोड़ देंगे तो परमाणु पर आवेश आ जाएगा। जब इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो इन तीनों को ऐड करने पर आवेश आ जाएगा यहाँ पर -E। तो अभी देख रहे थे इस पर आवेश 0 था, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पर आवेश आया +E और इस पे जो एक इलेक्ट्रॉन पहुंचा था उसके कारण इस पर आवेश आ गया -E। अब जरूरी नहीं है कि एक निकले, अगर एक के बाद अगर मान लो इस पे से 2 निकल जाएं तो 7 से बचेंगे 5 और 2 इस पे पहुंचेंगे तो इस पर 11 से हो जाएंगे 13। जब इस पे 5 हो जाएंगे तो 5 इलेक्ट्रॉनों पर आवेश -5 ही होगा। कुल आवेश अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश -5 ही, प्रोटॉन पर तो +7 ही रहेगा और न्यूट्रॉन पर 0 ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश और न्यूट्रॉन का आवेश तीनों को जब ऐड करेंगे तो आवेश इस पे आएगा +2E। यहाँ देखें इलेक्ट्रॉन 13 हो गए तो इसलिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश -13 ही होगा, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश -13 ही, न्यूट्रॉन का तो प्रोटॉन का तो +11 ही रहेगा और न्यूट्रॉन का 0 है। जब तीनों को ऐड कर देंगे तो तीनों को ऐड करने पर आवेश आ जाएगा +2E। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पर आवेश आया +E और इस पर आवेश आया -E। जब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो इस पर आवेश आया +2E और इस पर आवेश आया -2E, -13 था तो -2E। अगर मान लो एक निकला था तो आवेश आया था +E और -E, 2 निकले थे तो आवेश आया +2E और -2E। अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो आवेश आएगा +3E और -3E। इसी तरह से अगर 4 निकल जाएंगे तो आवेश आएगा +4E और -4E। ऐसे 5 निकले तो +5E और -5E। अगर मान लो इसी तरह से n इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तो आवेश आ जाएगा +Ne और -Ne। तो कोई भी वस्तु, अगर कोई भी परमाणु लिया जाए तो प्रारंभिक अवस्था में, सामान्य अवस्था पर तो वह उदासीन होता है, उस पर आवेश 0 होता है। लेकिन अगर उन्हें आवेशित करना है तो आपस में क्या करना पड़ता है, उन्हें रगड़ना पड़ता है। रगड़ने से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होने लगता है जिससे उन पर आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आवेश +E-E होता है, 2 इलेक्ट्रॉनों से +2E-2E। इसी तरह से 3 निकले तो +3E-3। अगर n निकल जाएंगे तो +Ne और -Ne। तो कोई भी वस्तु पर अगर आवेश उत्पन्न करना है तो उन्हें आपस में रगड़ना पड़ता है। तो आपस में रगड़ने से उन पर क्या होता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। और अगर किसी वस्तु से n इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस पर आवेश आ जाता है +Ne और पहुंच जाते हैं तो आवेश आ जाता है -Ne। हम देख रहे थे कि इस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, इससे निकल रहे थे इलेक्ट्रॉन, इसलिए इन पर आवेश आ रहा था प्लस में, और इस परमाणु पे इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे इसलिए इस पर आवेश आ रहा था माइनस में। अर्थात जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन पर आवेश प्लस में होता है, अर्थात वह वस्तुएं धनावेशित होती हैं, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, उन पर आवेश आता है माइनस में। ऐसे समझ सकते हो आप इसे सिंपल रूप से। जैसे आपने किसी से रुपए उधार ले लिए, तो आपने रुपए उधार लिए तो आप ऋणी होगे या धनी होगे? तो आप जब किसी से रुपए उधार ले लोगे तो आप तो कर्जदार हो जाओगे यानी ऋणी हो जाओगे। जिसने दिया है वो धनी है, उसे तो कभी ना कभी मिलेंगे, लेकिन जिसने लिए हैं तो वो तो ऋणी हो गया यानी कर्जदार हो गया उसका, जिससे रुपए ले लिए। तो जो हमेशा लेता है वो ऋणी होता है। तो इसने इलेक्ट्रॉन लिए है इसलिए ऋणी है, इस पर ऋण आवेश है, और जिसने दिए हैं वो हमेशा धनी होता है इसलिए इसने दिए हैं इस पर प्लस में आवेश है, तो इस पर धनावेश होगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि कोई भी वस्तु पर सामान्य अवस्था में तो आवेश 0 होता है, उदासीन होती है, लेकिन जब उन्हें हम आपस में रगड़ते हैं तो उन पर हम आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर प्लस में आवेश आता है और जिस पर पहुंच जाते हैं उस पर आवेश माइनस में आ जाता है। तो किसी वस्तु से अगर n इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो आवेश होता है +Ne, और किसी वस्तु पर n इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उस पर आवेश होता है -Ne। n जितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, और E यहाँ पर हम बता चुके हैं 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, अर्थात ये इकाई आवेश होता है या फिर सबसे छोटा आवेश होता है। अब हम देख रहे थे जैसे नाइट्रोजन के परमाणु पर आवेश पहले 0 था और सोडियम के परमाणु पर भी 0 था। जब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पर आवेश आया +E और इस पर आवेश आया -E। दोनों का फिर मिला दें कुल आवेश तो फिर 0 हो जाएगा। 2 निकले तो इस पर आवेश आया +2E, इस पर आवेश आया -2E। फिर दोनों को अगर ऐड कर दें तो इस पर आवेश 0 आ जाएगा। इस पे आवेश अगर 3 निकले थे तो इस पे आवेश आएगा +3, इस पे -3, तब भी कुल आवेश 0 हो गया। तो हमने देखा कि इन दोनों पर प्रारंभ में आवेश 0 था, तो आवेश इस पे हमने क्या, और अगर जब इन्हें हमने आपस में रगड़ा तो रगड़ने पर इस पे +E आया, इस पे -E आया, लेकिन फिर से कुल आवेश कितना है, 0 है। तो क्या हमने आवेश को यहाँ पर उत्पन्न किया? अगर आवेश को उत्पन्न करते तो प्रारंभ से कुछ आवेश एक्स्ट्रा हो जाता, पहले भी 0 था बाद में भी 0 है। या आवेश को नष्ट किया, नष्ट करते तो प्रारंभ में से आवेश जो था उससे कुछ कम होता, तो कम नहीं होगा, फिर भी मिला के दोनों का कुल आवेश 0 है। तो ना तो हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं। केवल आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है, और इसे ही कहा जाता है आवेश संरक्षण का नियम।
तो आवेश संरक्षण का नियम अगर पूछा जाए तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि पदार्थ में क्या होता है, कोई भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीन चीजें होती हैं, लेकिन जब हम वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने से इलेक्ट्रॉन ही बाहर क्यों निकलते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी तो निकल सकते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं वो नाभिक के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन पदार्थ में मतलब परमाणु में सबसे बाहर होते हैं। जैसे आपसे कोई कमरा खाली करने के लिए कह दिया जाए तो आप कमरे में से जब सामान को निकालोगे तो सबसे बाहर वाला सामान ही तो पहले निकालोगे कि अंदर वाला पहले खाली करने लगोगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसलिए इसमें देखते हैं परमाणु में इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षा में होते हैं, इसलिए जब भी हम वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलते हैं, ना कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अर्थात कोई भी वस्तु को जब आवेशित करना होता है तो उसे आवेशित करने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होता है, ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उत्तरदायी होता है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब जैसे हम यहाँ पर एक कोई फिगर है छोटा सा दिया गया है, उस फिगर से थोड़ी सी चीजें हम आपको समझाएंगे कि जैसे यहाँ एक कांच की छड़ दी गई है और यहाँ रेशम का टुकड़ा, तो हम देखेंगे कि इस कांच की छड़ पर अगर हम अभी आवेश पूछें तो कह सकते हो कि अभी ये उदासीन है, इस पर जितना प्लस में उतना ही माइनस में। कोई भी पदार्थ ले लिया जाए प्रकृति में वो सामान्य अवस्था में उदासीन होता है, जितना प्लस में होता है उतना ही माइनस में। इसी तरह से अगर हम रेशम का टुकड़ा भी ले लें तो इस पर भी जितना प्लस में आवेश होगा उतना ही माइनस में होगा, यानी उदासीन होगा। अब इन पर हमें आवेश उत्पन्न करना है तो आवेश उत्पन्न करने पर हम दोनों को आपस में रगड़ेंगे। तो रगड़ने से क्या हो रहा है, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के टुकड़े पर पहुंच रहे हैं। तो हमने अभी आपको बताया जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर आवेश प्लस में होता है, जिस पे पहुंचते हैं उस पर आवेश माइनस है। कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इसलिए कांच की छड़ धनावेशित हो जाएगी और रेशम के टुकड़े पर पहुंच रहे हैं इसलिए रेशम का टुकड़ा ऋणावेशित हो जाएगा। अब जैसे यहाँ एक हमने आबनूस की छड़ ली है, दूसरी बिल्ली की खाल, इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो इन दोनों पर आवेश तो अभी सामान्य अवस्था में जीरो यानी उदासीन है। अब यहाँ जब आपस में रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन आबनूस की छड़ में पहुंचते हैं तो फिर बिल्ली की खाल धनावेशित हो जाएगी और आबनूस की छड़ जो है वो ऋणावेशित हो जाएगी। अर्थात जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वह धनावेशित, जिस पर पहुंचेंगे वह ऋणावेशित हो जाता है। कितने आवेश आता है उस पर तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, एन इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहे हैं तो प्लस एन, एन पहुंच रहे हैं तो माइनस एन, और आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। तो ये था आपका पूरा आवेश का चैप्टर।